बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेटी की फिजियोलॉजी का स्टार्ट चैप्टर 17 से ले लेते हैं, जहाँ पर पेनक्रियाज के बारे में एक चैप्टर है, सही है, रोबिन्स पैथोलॉजी से। तो सबसे पहले इसमें जो मेन हेडिंग्स आती है, मेन टॉपिक्स है, वो है कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ पेनक्रियाज। इसके अंदर 5 सब टॉपिक्स है। एक है एजेनेसिस, दूसरा है पेनक्रियाज डाइविज्म, तीसरा है इनुलर पेनक्रियाज, चौथा है एक्टोपिक पेनक्रियाज और पांचवा है कंजेनिटल सिस्ट। इसके बाद पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन पर आ जाते हैं, तो उस पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं, उसमें एक्यूट है और क्रोनिक है, सही है। फिर पेनक्रियास की कार्सिनोमाज है, न्यूप्लाज्म है, उसमें दो है, सिस्टिक न्यूप्लाज्म इन पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा। अब पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जो पेनक्रियाज है ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी कि ये पेरिटोनियम के अंदर नहीं है बल्कि पेरिटोनियम से बिहाइंड है, सही है। और ये हमारे ड्यूडेनम की सी शेप जगह से लेकर हाइलम तक ट्रांसवर्सली पड़ा रहता है, सही है। इसको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारे ड्यूडेनम की सी शेप है और ये हमारे स्प्लीन की हाइलम है, सही है। तो ये जो पेनक्रियाज होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह पड़ा रहता है ट्रांसवर्सली। अब जो पेनक्रियाज है ये एक्चुअली इनको प्रॉपर एनाटॉमिकल डिवीजन नहीं है, लेकिन कुछ लिगामेंट्स की और ब्लड वेसल्स या इनकी यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या है, हमारे पास हेपेटिक आर्टरी है और ये साथ में इसकी जो है ना पोर्टल वेन है, ये हेपेटिक आर्टरी है। तो इसी तरह जगह जगह पर इसको डिवाइड किया गया है। तो 3 जगहों पर डिवाइड किया है। एक जो है ना हेड है, ये निक भी हेड के साथ दिया है रोबिन्स ने, ये बॉडी है और ये आखिर में इसकी टेल है, सही है। तो ये 3 इनकी सब डिवीजन हो गए। फिर आगे क्या कहते हैं कि बहुत सारे डिजीज जो पेनक्रियास के होते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए ये अनडायग्नोसिस रहते हैं। क्यों रहते हैं अनडायग्नोसिस? एक तो इनका रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन है, सही है। दूसरा, इसका जो वेग साइंस है, यानी कि इनकी जो साइंस होते हैं वो डिपेंड नहीं होते। एक ही बीमारी होती है, लेकिन एक बंदे में उसकी जो साइन सिम्टम्स होती है वो डिफ्यूज होती है, दूसरे में इंटेंस होते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता। इसके अलावा जब इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो डिस्फंक्शन हो जाता है, सही है। इस वजह से यहाँ पर बहुत हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की रेट होती है। अब पेनक्रियास को अगर हम देखें तो ये एक्चुअली एक अर्गन है, लेकिन इसके अंदर 2 अर्गन्स पैक हुए हैं, सही है। किस तरह? एक इसका एंडोक्राइन पोर्शन है जो बहुत स्मॉल है, 1 to 2% बनाते हैं, और इसका जो मेजर पोर्शन है वो एक्सोक्राइन पोर्शन है। एंडोक्राइन पोर्शन के अंदर जो सेल्स है उसको कहते हैं स्लेट्स ऑफ लिंगरहान। ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन सेल्स क्लस्टर्स होते हैं और ये एक्चुअली प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं और सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट अल्फा बीटा गामा सेल्स होती है। इनकी जो बीमारियां है वो उसमें डायबिटीज मेलाइटिस है और डिफरेंट न्यूप्लाज्म है, यानी कि डिफरेंट ट्यूमर्स है, सही है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जो पहले बनते हैं वो प्रो एंजाइम बनते हैं, लेकिन यानी कि एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, वो जाइमोगेन ग्रेन्यूल्स के अंदर होते हैं और ये मेजर बल्क बना देते हैं हमारे पेनक्रियास की। इसमें जो पार्ट्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो एसिनार सेल्स होते हैं, डक्ट्यूल्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, और इन सब के थ्रू जब एसिनार सेल सिक्रेशन कर देते हैं तो इन डक्ट्यूल्स और डक्ट्स के थ्रू ये फ्लो होकर आ जाते हैं कहाँ पर? हमारे ड्यूडेनम में। फिर जो एसिनार सेल्स होते हैं ये जब एक्टिव हो जाते हैं अपना वो सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो ये क्या करते हैं? एक्चुअली ये प्रो होते हैं, सही है, प्रो एंजाइम होते हैं। ये इस ग्रेन्यूल्स के अंदर, ये ग्रेन्यूल्स जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाते हैं, खासकर इसके एपिकल पोर्शन के साथ, सही है। वहां से इसकी सिक्रेशन रिलीज हो जाते हैं सेंट्रल एसिनार ल्यूमेन में। ये ऑलरेडी हमने एनॉट में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। अब जाकर ये डक्ट्स क्या होते हैं? ये एक दूसरे में बहुत ज्यादा एनास्टोमोस करते हैं, डिफरेंट कनेक्शंस होती है और ये जाकर आखिर में हमारे ड्यूडेनम के अंदर ही गिरते हैं। अब जो ड्यूडेनम के अंदर जो सोल्यूशन आता है या जो सिक्रेशन आता है वो खास यही चीजें होती है नहीं। वहां पर इन डक्ट्स की इर्द गिर्द जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसमें क्यूबाइडल सेल्स होते हैं और कॉलमनर सेल्स होते हैं। क्यूबाइडल सेल प्रोड्यूस करते हैं बाइकार्बोनेट को और कॉलमनर सेल प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिन को। अब जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसके लिए जो मेन प्रोटीन होते हैं उसको कहते हैं CFTR प्रोटीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन से है। ये मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होते हैं और ये क्या एक्सचेंज करते हैं? क्लोराइड आयन को बाइकार्बोनेट के आयन को, सही है, के साथ, सही है। अब इनका जब एक्सचेंज होता है एक दूसरे के साथ तो एक्चुअली ये बाइकार्बोनेट आ जाते हैं कहाँ पर? इन्हीं सिक्रेशन में जो ड्यूडेनम में आया था, और इस सिक्रेशन को बहुत ज्यादा बेसिक बनाते हैं। इसके जो विस्कोसिटी होती है वो चेंज करते हैं, इसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर यानी कि केमिस्ट्री भी चेंज करती है। और ये जो होता है ये भी डिफरेंट पेनक्रियाटिक डिजीज के साथ इन्वॉल्व है, जिस तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एक ट्यूमरस फॉर्म है, सही है, म्यूटेशन जब हो जाती है हमारे CFTR प्रोटीन में, और पेनक्रियाटाइटिस है जिसमें हमारे साथ जो पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन होती है और पेनक्रियास की ऑटो डाइजेशन होती है। अब पेनक्रियाटाइटिस या पेनक्रियास की एंजाइम की वजह से इनका अपना ही जो डाइजेशन होते हैं, इनका रिस्क डिक्रीज करने के लिए नेचर ने पेनक्रियास में किस किस तरह के मैकेनिज्म रखे हैं उनको बताते हैं, सही है।
सबसे पहले इनकी जो एंजाइम्स होते हैं वो एक खास तेल के अंदर बन रहते हैं सही है, जिसको हम जाइमोगन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और इसकी जो एंजाइम्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्टिवेटेड नहीं होते, बल्कि वो एक प्रो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, जिसको कहते हैं प्रो एंजाइम। तो प्रो एंजाइम एक जाइमोगन ग्रेन्यूल के अंदर रहते हैं। तीसरा, इनकी एक्टिवेशन के लिए एक तीसरे फैक्टर की जरूरत होती है। जिस तरह की ट्रिप्सिनोजन की जब एक्टिवेशन होती है तो वहां पर एक और एंजाइम है जो कि हमारा ड्यूटेनम में प्रेजेंट होता है, वो है एंटीरोकाइनेज। तो जब ट्रिप्सिनोजन चला जाता है ड्यूटेनम में तो वहां पर एंटीरोकाइनेज इस पर एक्शन करके एक्टिवेट कर देता है, सही है। अब तीसरा क्या कहते हैं कि जो एसिनार और डक्टल सेल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ट्रिप्सिन की इनहिबिटर प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये अपने हद से ज्यादा एक्टिवेट ना हो, जिसको हम स्पिंकी भी कहते हैं, सही है। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन होते हैं जब ये अपनी कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सही है, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक की मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को खुद ही इनएक्टिवेट कर देता है और क्लीव कर देता है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा जो एसिनार सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसकी रेजिस्टेंस होती है किन किन चीजों को, ट्रिप्सिन को, काइमोट्रिप्सिन को और फास्फोलाइपेज A2 को, सही है। जो पेनक्रियास जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो इतना ज्यादा असर नहीं करता अपनी ही पेनक्रियास की सेल्स पर। इसके अलावा जो हमारे पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन होते हैं उनके डिफरेंट डिजीजेस है, जिस तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज है, एक्यूट इन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है और न्यूप्लाज्म है। इसमें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कंजेनिटल एनोमलीज में। तो कंजेनिटल एनोमलीज में क्या कहते हैं कि हमारे जो पेनक्रियास की डेवलपमेंट होती है, ये कंजेनिटल एनोमलीज यानी कि बाय बर्थ जो डिजीजेस प्रेजेंट रहते हैं, जो कंडीशन प्रेजेंट रहते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि जो पेनक्रियास के डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, सही है। ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम थोड़े एम्ब्रियो की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि प्राइमोडिया होते हैं, एक को कहते हैं वेंट्रल प्राइमोडिया, दूसरे को कहते हैं डोर्सल प्राइमोडिया। ये क्या है, ये हमारे पास, ये लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, हमारे गट है, सही है। तो ये फोर गट होगा, ये मिड गट, ये मिड गट है। इनका जो मिड पोर्शन होता है वहां पर वेंट्रल पोर्शन पर एक बड एराइज हो जाता है और फिर इसकी पीछे वाले जो पोर्शन है वहां पर एक बड एराइज होता है। तो जो वेंट्रल पोर्शन पर एराइज होता है वो ये वाला है, सही है, जिससे फिर गॉल ब्लैडर और लिवर वगैरह भी बनते हैं, लेकिन वो बात की बात है। तो इसको वेंट्रल इनलेक या बट कहते हैं और पोस्टीरियरली जो आ जाते हैं उसको पोस्टीरियर या डोर्सल बट कहते हैं, सही है। दूसरी बात, इनका फिर सब्टल डिविएशन होते हैं। पहले जो होते हैं 90 डिग्री पर ये रोटेट हो जाती है, सही है, यहाँ पर दिखाई गई है। ये जब इस तरह 90 डिग्री पर रोटेट हो जाते हैं, जो वेंट्रल होते हैं वो लेफ्ट साइड पर चला जाता है और जो डॉर्सल होता है वो राइट साइड पर आ जाता है। इसके अलावा दूसरा जो डिविएशन होता है वो 180 डिग्री का होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल बड का होता है। ये जो बड होता है इस तरह रोटेट होकर अपोजिट साइड पर आ जाता है, फिर यानी कि यहाँ पर था लेफ्ट साइड पर, अब ये इस साइड पर आ गया। तो अब ये जो डोर्सल बड है, सही है, और ये वेंट्रल बड है। तो डोर्सल बड के अंदर जो डक्ट है इसको क्या कहते हैं, डोर्सल डक्ट, और वेंट्रल बड के अंदर जो डक्ट है इसको कहते हैं वेंट्रल डक्ट, सही है। अभी तक ये वाले हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि इनके अंदर जब स्मॉल एबनॉर्मल चेंजेस आ जाते हैं तो ये हमारे पेनक्रियास के अंदर डिफरेंट एनाटॉमी में चेंजेस लाती है, सही है। अब ये चेंजेस क्या करते हैं, ये चैलेंजेस प्रोड्यूस करते हैं सर्जन्स के लिए जब वो सर्जरीज करते हैं और एंडोस्कोपिस्ट के लिए जब वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका क्या मानना होता है कि यहाँ पर अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रही है, लेकिन वो जब अंदर चले जाते हैं तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं वो अपनी जगह पर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज होती है। अब आगे आ जाते हैं एजीनेसिस पर। एजीनेसिस का सिंपल मीन्स ये है कि पेनक्रियास का ना होना, सही है, एब्सेंस ऑफ पेनक्रियास। इसमें क्या कहते हैं कि जो पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल हीमोबॉक्स, ये एक्चुअली एक जीन की तरफ इशारा है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरफ इशारा है, जिसको PDX1 भी कहते हैं। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये पेनक्रियास की नॉर्मल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। तो जब इसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी या इसकी एब्सेंस आ जाती है या इसका ओवर एक्सप्रेशन या अंडर एक्सप्रेशन आ जाता है तो तब हमारे पास क्या हो जाता है, पेनक्रियास की एजीनेसिस पॉसिबल होता है। अब आ जाते हैं हम पेनक्रियाटिक डायविज्म पर। तो ये सबसे कॉमन कंजेनिटल एनोमली है पेनक्रियास की, सही है। अब हम जब नॉर्मल पेनक्रियास की एनाटॉमी देखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये है पेनक्रियास, सही है, ये सारा का सारा। तो ये जो डक्ट इस तरह आता है यहाँ पर, इसको कहते हैं डक्टा पोर्सन या मेन पेनक्रियाटिक, और ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस होल को क्या कहते हैं, मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई, सही है। और ये जो छोटी सी ये डक्ट है इसके साथ यहाँ पर कनेक्शन है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइनर ड्यूडेनल पेपिलाई, सॉरी, इसको कहते हैं एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो ड्यूडेनम में जहाँ पर ओपन होता है वो इसको क्या कहते हैं, उस जगह को माइनर ड्यूडेनल पेपिलाई, सही है। तो इन दोनों की दरमियान यहाँ पर क्या होता है, एक क्रॉस पोर्शन भी है, जो डक्टा पोर्शन है इसमें क्रॉस पोर्शन भी है, ये अभी हम एम्ब्रियो में वहां पर पढ़ेंगे, सही है। तो जो मेजर डक्ट होता है वो क्या होता है, वो मेजर पेपिला के थ्रू ड्यूडेनम में ड्रेन होता है, और जो एक्सेसरी डक्ट होता है वो माइनर पेपिला के थ्रू ड्यूडेनम में ड्रेन होता है।
अब जब जो प्राइमोर्डिया है, वेंट्रल और डोर्सल प्राइमोर्डिया है, जब इनका फ्यूजन एबनॉर्मल हो जाते हैं, यहाँ पर हमने एक फ्यूजन देख लिया कि ये जो डोर्सल था इसका और इनके दरमियान एक फ्यूजन बन गया था। अब जब ये फ्यूजन जो होता है फेल हो जाता है तो तब हमारे पास पेनक्रियाटिक डायविज्म इसको कहते हैं। पेनक्रियाटिक डायविज्म कंप्लीट भी है, इनकम्प्लीट भी है, सही है। तो पेनक्रियाटिक डायविज्म जब बन जाता है, एक्चुअली इन डक्ट की जो डक्ट ऑफ पोर्सन है, इन डक्ट आप दूसरे को वो नाम भी कहते हैं सेंटोरिनी, सही है। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहाँ पर था वो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, सही है। ये था डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जी, छोटा सा था, और ये सारा का सारा क्या था, डक्ट ऑफ पोर्सन था, सही है, या मेन पेनक्रियाटिक था। तो जो डक्ट ऑफ पोर्सन होता है, ये होता है, ये एक्चुअली बनता है जो जो माइनर पेपिलाई की, सॉरी, जो डोर्सल बट्टा इसकी डक्ट की डिस्टल पोर्शन से, सही है। और जो वेंट्रल बड है इसके सारे के सारे डक्ट के साथ, और इन दोनों का एक कनेक्शन बन जाता है, तो ये बनाते हैं डक्ट ऑफ पोर्सन, ये हो गया। और जो एक्सेसरी डक्ट हो वो जो प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ डोर्सल डक्ट होता है वो बनाता है, सही है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रह जाती है तो क्या हो जाता है, जो डक्ट ऑफ सेंटोरिन होता है ये इतना बड़ा रह जाती है और डक्ट ऑफ पोर्सन इतना छोटा रह जाती है। इसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक डायविज्म। तो फिर जो मेजर पोर्शन होता है पेनक्रियास का, सही है, जिस तरह आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मेजर पोर्शन है पेनक्रियास का, ये ड्रेन करता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी थ्रू माइनर पेपिलाई, और जो माइनर पोर्शन होता है वो डक्ट ऑफ पोर्सन थ्रू मेजर पेपिलाई ड्रेन करता है, कहाँ पर, ड्यूडेनम में, सही है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर कही गई है, सही है। अब क्या होता है कि इनकी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें तो 99% के अंदर किसी किस्म के साइन सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जो 5% होते हैं उनमें क्या होता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है, ये क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होते हैं। और ये क्यों होता है, ये दोनों, ये पोर ड्रेनेज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस टू ड्यूडेनम, क्योंकि यहाँ पर एनॉटमी ही एबनॉर्मल बन गई है, सही है। अब इसके बाद आ जाते हैं इनुलर पेनक्रियास, सही है। इनुलर यहाँ पर एक्चुअली इनुलर प्रोसेस से लिया गया है, ये आगे समझते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पेनक्रियास था, सही है, इसमें दो तरह के रोटेशन होते थे, 180 डिग्री और 90 डिग्री की। ये क्या है, ये हमारे साथ वेंट्रल बर्ड है, ये पोस्टीरियर बर्ड है या डोर्सल बर्ड है। इस वेंट्रल बर्ड के जो है दो लीव्स है, ये बाइलोब बन जाते हैं, और इसका जो एक लीफ होता है वो इस तरफ ऑक्युपाई कर देता है और दूसरा लीफ उस तरफ। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रोटेशन की ये दोनों जो 180 करके यहाँ आ जाते थे। अब ये एक यहाँ से चिपक जाती है, दूसरा पोस्टीरियरली चिपक जाते हैं, तो ये दोनों चिपक कर इस ड्यूडेनम की जो सेकंड पोर्शन होता है वो उसको अपनी घेरे में ले लेते हैं, सही है। जिसकी वजह से ये हमारे ड्यूडेनम को इस तरह इनसर्कल कर देते हैं। जब ड्यूडेनम इनसर्कल हो जाता है तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो जाहिर बात है जो फीकल मटेरियल्स वगैरह जितनी भी है वो पास नहीं होंगी ड्यूडेनम में, तो इस वजह से वो हमारे स्टमक में रह जाते हैं और हमें स्टमक के फुलनेस होती है जिसको गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कहते हैं, और इसके अलावा वॉमिटिंग होती है हमें। ये दोनों इसके क्या है, साइन सिम्टम्स है। इसके बाद आ जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये अनकॉमन है, 2% में होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो पेनक्रियाटिक टिश्यूज होते हैं वो नॉर्मल जगह के बजाय एबनॉर्मल जगह में डेवलप हो जाती है, जिस तरह स्टमक है, ड्यूडेनम है, जुजुनम है, मिकल डाइवर्टिकुलम है, इलियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टमक और ड्यूडेनम में होते हैं। ये जो होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, इस तरह नहीं होता कि पूरा का पूरा पेनक्रियास बन जाता है वहाँ, बल्कि छोटे से टिश्यूज बन जाते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, सब म्यूकोजा में। वहाँ पर पेनक्रियाटिक एसिनाई प्रेजेंट होते हैं और इसलेट्स की सेल्स कम होते हैं, इसलेट्स की सेल या नहीं होती, सही है। ये मोस्टली क्या होते हैं, ये हार्मलेस होते हैं और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सही है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फिर वहाँ पर क्या हो सकता है, एक वहाँ पर पेन अपीयर हो जाता है। इसके बाद जो थे बहुत कम कंडीशन में वहाँ पर म्यूकोजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और पेनक्रियाटिक की न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कंजेनिटल सिस्ट, सही है। ये भी पेनक्रियास की एक सिस्ट है। इसमें क्या हो जाता है कि जब हमारे पेनक्रियास की नॉर्मल डेवलपमेंट के बजाय एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, एनोमलस डेवलपमेंट हो जाती है, तो यह वहाँ पर यूनिलोकुलर, सही है, सिस्ट बन जाती है। यूनिलोकुलर सिस्ट का सिंपली मतलब ये है कि ये लेट सपोज एक सिंपली लाइन ने कवर किया है और अंदर इसके क्या है, फ्लूइड है। अब क्या हो जाता है, इसको लाइन किया होता है अंदर की तरफ से एपिथेलियम ने, या तो वो यूनिफॉर्म क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा या प्लेटेंट होगा, सही है। और इसको एक 3 लेयर ने कैप्सूल किया होगा, इस इर्द गिर्द एनसर्कल किया होगा, वो शिल से बना होगा, सही है, स्मॉल शिल ऑफ सेल्स। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर सिस्टिक फ्लूइड मौजूद होगा।
अब ये जो फ्लूइड होता है ये क्लियर होता है, इसी वजह से ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है किस चीज़ के साथ, पैनक्रियाटिक सिस्टिक न्यूप्लाज्म के साथ या पैनक्रियाटिक सिस्टिक ट्यूमर के साथ। किस तरह, क्योंकि पैनक्रियाटिक सिस्टिक न्यूप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है वो म्यूसिनियस होता है और यहाँ पर क्या होता है, क्लियर होता है। तो यहाँ पर हमारे कंजेनिटल एनोमलीज जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं और इसके बाद हम पैनक्रियाटाइटिस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।